तुम्हारे हर सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारे हर सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत एक अखंड भारत था जो अफ़गानिस्तान से शुरू होते हुए श्रीलंका और बर्मा तक जाता था। आखिर ये कैसे टूट गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, और ये संविधान में इसकी जो चर्चा है 22 भाग में से जो पहला भाग है, भाग 1 है, आइए इसे हम समझते हैं। शासन चलाने के लिए आखिर देश और राज्यों का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जो किताब है उसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, जिसको हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस किताब में 22 लेसन हैं और इसमें जो छोटी छोटी टॉपिक हैं जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, जो 395 है, 395। आखिर न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल 25 भाग होते हैं। भाग फर्स्ट जो अनुच्छेद में आते हैं उसको हम 1 से 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 1 to 4 पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है? भारत एक यूनियन है, इंडिया इज ए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसकी टेरिटरी है मतलब संघ एवं राज्य। उसका राज्य क्या है? मतलब कहने का सेंस ये है कि भारत जो राज्य है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका एरिया कितना है, उसके बॉर्डर कितने हैं, उसका रूल और रेगुलेशन कहाँ तक चलेगा, इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में अनुच्छेद के पार्ट 1 to 4 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये क्या कहता है? ये कहता है भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है। अब आपको हम बता दें यूनियन कॉन्फेडरल और फेडरल में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, फेडरल, कॉन्फेडरल और यूनियन में बहुत छोटा सा अंतर नहीं बल्कि बहुत बड़ा सा अंतर है। फेडरल मतलब ऐसे छोटे छोटे राज्य मिलकर किसी एक देश का निर्माण करते हैं, उसे हम कॉन्फेडरल कहते हैं, और वो जब चाहें तब अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फेडरल जो होता है कॉन्फेडरल से थोड़ा मजबूत होता है। इसमें राज्य आपस में मिलकर जरूर बनते हैं, लेकिन ये जब चाहे तो अलग नहीं हो सकते, उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है। लेकिन जब यूनियन की बात आती है तो यूनियन में से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते, ठीक है। और इन राज्यों को आखिर कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कोई बवाल हो जाता है, कल को उत्तर प्रदेश से अलग स्टेट अब मांग करने लगता है, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई अलग देश बनाने की मांग करने लगता है, तो इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? आखिर ये कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। तो ये खुद आर्टिकल जो फर्स्ट है, अनुच्छेद फर्स्ट है, ये हमें बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और कहता है राज्यों की पहली अनुसूची है, मतलब राज्यों की भी अपनी एक अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है, जिसे हम शेड्यूल इंग्लिश में कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्टेट वह बड़ा क्षेत्र या वह बड़ा राज्य जिसमें अब उसकी अपनी सीमा होती है, जो बहुत बड़े होते हैं। वो कितने होते हैं? 28 हैं। यूनियन टेरिटरी हम उसको कहते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के लिए आते हैं। यूनियन टेरिटरी राष्ट्रीय महत्व के लिए आते हैं, ये 8 होते हैं। अर्जित क्षेत्र 0 है। मान लीजिए आज बलूचिस्तान का मांग हो रहा है, इंडिया जाके बलूचिस्तान को स्वतंत्र करते, अब बलूचिस्तान अगर भारत में मिलना चाहता है, तो अगर मान लीजिए अर्जित क्षेत्र हमारे यहाँ विकल्प ना होता संविधान में, क्या बलूचिस्तान मिल पाता? नहीं मिल पाएगा। लेकिन संविधान को जिसने बनाया वो काफ़ी होशियार थे। उनको पता था कि भविष्य में अगर मान लीजिए भारत को किसी भी ऐसे देश की ज़रूरत पड़े जो भारत में मिलना चाहता है, तो उसके लिए कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने अर्जित क्षेत्र का एक विकल्प छोड़ रखा है। मानते हैं कि आज ये 0 है, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं परसों जब भी कोई देश भारत में मिलेगा, या हम किसी भी देश को आक्रमण करके या किसी साम दाम दंड भेद करके अगर भारत में मिलाना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए। उस विकल्प के तौर पे हमें अर्जित क्षेत्र मिला है। स्टेट क्या होते हैं? स्टेट वह राज्य होते हैं
जिनकी अपनी एक सीमा होती है, जो काफ़ी बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें 28 स्टेट आते हैं। यूनियन टेरिटरी जो होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के लिए होते हैं, जो 8 होते हैं। और अर्जित जो क्षेत्र होते हैं वो अभी 0 हैं, जो कभी भी भविष्य में मान लीजिए ज़रूरत पड़ने पे किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, उसको हम अर्जित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2, विदेशी को भारत में मिलाओ। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ये संसद पे अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के। ठीक है, जो 16 मई 1975 को जो सिक्किम था वो भारत का 22वां राज्य बना। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और 31 संशोधन करके, मतलब 35वां संशोधन करके 1974 को सिक्किम भारत का सह राज्य बना, क्योंकि वो देखना चाहते थे अपने आप को कि भारत में हम अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले वो भारत में सह राज्य के तौर पर भारत का 35वां संशोधन किया, जिसके अंतर्गत सिक्किम भारत का 2A के अंतर्गत सह राज्य बना। और बाद में उन्होंने 36 अमेंडमेंट करवा के 1975 को सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक है, मतलब 35वां संशोधन करके 1975 को जो सिक्किम था वो भारत का पूर्ण रूप से 22वां राज्य बन गया। चूँकि आपको पता है, मैंने आपको आर्टिकल 1 पढ़ा दिया। आर्टिकल 1 क्या कहता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन और इस टेरिटरी के बारे में बताता है। इसमें क्या कहता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है, एक संघ है। राज्यों की अपनी एक अनुसूची है जहाँ पर राज्यों के बारे में लिखा गया कि कौन सा राज्य कहाँ तक है, क्या है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसे हम शेड्यूल इंग्लिश में कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेट जो होते हैं क्षेत्र का बड़ा हिस्से होते हैं, जो क्षेत्रफल में बड़े होते हैं, वो 28 हैं टोटल, उसको हम स्टेट कहते हैं। यूनियन टेरिटरी जो राष्ट्रीय महत्व के लिए होते हैं वो टोटल 8 हैं। तीसरा होता है अर्जित क्षेत्र। ठीक है, इस अर्जित क्षेत्र इसको हम क्या कहते हैं? जो 0 है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 1 में। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी को भारत में मिलाओ। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। 16 मई 1975 को जो सिक्किम था वो भारत का 22वां राज्य बना। 35वां संशोधन 1974 को सिक्किम सह राज्य 2A के अंतर्गत बना। 36वां संशोधन जो हुआ 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, 22वां राज्य बना। अब आते हैं हम आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 क्या कहता है? बिना किसी राज्य के अनुमति से चेंज द नेम एंड सीमा। ठीक है, संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भारत के किसी भी राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्रफल को परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे जो हैं वर्तमान CM मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी अभी जल्द ही प्रयागराज का नाम प्रयागराज रख दिया, इलाहाबाद को चेंज करके। मतलब इलाहाबाद जो पुराना नाम था उसका नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया। और जो फैजाबाद था उसका नाम चेंज करके अयोध्या रख दिया। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट या किसी भी क्या कहते हैं सिटी का नाम वो चेंज कर सकते हैं। किसी का एरिया घटा बढ़ा सकते हैं। किसी भी स्टेट को किसी भी दूसरे स्टेट में मिला सकते हैं। ये संसद में इसका पूर्ण बहुमत होता है, जनमत वो होती है, वोटिंग पड़ता है, उसके बाद ये सारी कामें होती है। ठीक है, जिस तरीके से MP मतलब छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2020 मतलब 2000 में, ठीक है, MP से क्या कर दिया गया? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। MP से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, UP से उत्तराखंड को अलग किया गया। कब अलग किया गया? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, एक बेरूबरी यूनियन केस आया था। कब आया था? 1960 को आया था। ये कब आया था? पश्चिम बंगाल का एक गांव था, इस केस में किया गया था। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया था, जिसके कारण मुझे म्यूट करना पड़ गया था। चलिए आते हैं फिर से आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि बिना किसी राज्य के अनुमति से चेंज द नेम एंड सीमा क्षेत्र, ठीक है। मतलब ये कहता है कि बिना किसी राज्य के सहमति से आप उसका चेंज कर सकते हैं। क्या? नाम चेंज कर सकते हैं, सीमा क्षेत्र चेंज कर सकते हैं, या क्षेत्र चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम को, सीमा को वो चेंज कर सकती है, ठीक है, परिवर्तन कर सकती है। जिस तरीके से एमपी से क्या किया गया था? एमपी से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। बिहार से किसको अलग किया गया था? बिहार से उत्तराखंड को अलग किया गया था। कब अलग किया गया था? तोड़कर 9 नवंबर 2000 को। और क्या कहते हैं, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था 15 नवंबर 2000 को। तो कहने का सेंस है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख रखा है भाई। मध्य प्रदेश एमपी से किसको अलग किया गया था? एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। कब अलग किया गया था? 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया? 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। और बिहार से जो है झारखंड को अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया था? 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, किसी भी मिले हुए राज्य को उसकी सीमा, क्षेत्र या नाम को चेंज करेगी, तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति से विशेष प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। कहने का सेंस है कि जो चीज़ 368 के अंदर आएगा उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना जरूरी है। लेकिन जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा, यानी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगा, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा, जो मिले हुए राज्य हैं या जो भी राज्य है उसका नाम, सीमा या कोई भी चीज़ चेंज करेगी, तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की कोई भी विशेष प्रकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें रेड में लिख रखा है। इसका मतलब है कि 50% बहुमत। 50% बहुमत का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अपने यहाँ जो मेंबर होते हैं 545 होते हैं, ठीक है। 545 में अगर हम 50% निकालें तो 273 होगा। तो किसी भी इंसान को, भैया आप काट तो नहीं दोगे ना, किसी इंसान को आप काटोगे नहीं, तो आप 272 पॉइंट समथिंग को 273 लिख लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि 273 जो मेंबर होंगे वो एक साधारण बहुमत होगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? 50% बहुमत है। और जब 50% बहुमत जब आपके पास होगी, जो सरकार होगा उसके पास जब 50% बहुमत है, तो राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अनुसूची यहाँ पर है, अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगी। इसका मतलब क्या है? भैया जब आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य की सीमा चेंज करोगे, उसे किसी दूसरे में मिलाओगे, या किसी दूसरे को, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाओगे, या भारत में जो भी स्टेट है, जो भी राज्य, आप उसकी सीमा चेंज या नाम चेंज करोगे, तो आपको अनुसूची जो दी गई है जहाँ पर उनकी जानकारी है, आर्टिकल 1 to 4, उसको भी तो आपको चेंज करना होगा ना। तो वही कह रहा है कि अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगी यदि आप विदेशी राज्य को भारत में मिलाओगे, या जो भारत के राज्य हैं उनके नाम, सीमा चेंज करोगे, तो आपको जाके अनुसूची 1 के पार्ट 1 में भी चेंज करना पड़ेगा, और पार्ट 4 में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट 4 हमें ये भी बताता है कि किस किस राज्य से कितने सांसद लड़ेंगे। भैया आप मान लीजिए एमपी से आपने क्या किया था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया था 9 नवंबर 2000 को। अगर आप आज आपके मन में आ गया कि नहीं भैया हम उत्तराखंड को अब उत्तर प्रदेश में मिलाना चाह रहे हैं, तो यानी वहाँ से एक सांसद कम हो गए। एक सांसद अगर कम हो गए तो आपको सांसद के लिए आर्टिकल 4 में भी जाके तो संशोधन करना पड़ेगा, और आर्टिकल 1 में भी चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा दिए, चेंज कर दिए, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 1 में भी जाके चेंज करना पड़ेगा। अब आइए हम आपको एक समरलाइज करवा देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पूरा हमने लिखा है कि आर्टिकल 4 में यह भी लिखा गया है कि कितने सांसद किस राज्य से उठेंगे, ठीक है।
अब आते हैं, हम आपको समराइज कराते हैं। हमने टोटल क्या कहा, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या कहा गया है, भारत एक यूनियन है। भारत क्या है, भारत जो यूनियन है, मतलब इंडिया एक संघ है, ठीक है, जो कभी अलग नहीं हो सकते इनके राज्य इनसे, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा है, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाओ, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है कि जो वर्तमान राज्य हैं उनकी आप सीमा, क्षेत्र, नाम वगैरह जो भी मन के वो चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे करंट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेंज किए थे, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज का रख दिए थे, और क्या कहते हैं फैजाबाद का नाम हटाकर अयोध्या रख दिया, ठीक है। और तीसरी चीज़ें क्या क्या है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत चूँकि टोटल जो होते हैं मेंबर होते हैं 545 होता है, अगर उनका हम 50% निकालेंगे तो हमारा आएगा 72.5, लेकिन आप भाई किसी इंसान को काट तो दोगे नहीं, इसीलिए टोटल आपको 273 मेंबर की ज़रूरत होगी, इससे राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 1 to 4। अब आता है अखंड भारत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अखंड भारत 1893 वर्तमान में ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन खींच दिया गया है, ठीक है। मतलब 1893 में एक क्या कहते हैं थे जो डूरंड लाइन खींचा गया था, वो किस किस के बीच किया गया था, भारत और अफगानिस्तान और भारत की सीमा से मिलती थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो नोट में मैंने लिखा है कि डूरंड लाइन जो है पहले अफगानिस्तान और भारत की सीमा से मिलती थी, लेकिन वर्तमान मतलब अब ये किससे मिलती है, अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को शेयर करते हैं, जिसे हम डूरंड लाइन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक डूरंड लाइन खींच दिया गया है। मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया से जो है ये यहाँ से मान लीजिए जितने भी पुलिस चौकी थे, यहाँ से क्या करते हैं पुलिस, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच के इसको क्या कहते हैं, डूरंड लाइन कहते हैं। पहले क्या था, जो डूरंड लाइन था वो अफगानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर को शेयर करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या करता है, वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को मतलब शेयर करता है मतलब बांटता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डूरंड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बीच मैंने बांटता है, एक दूसरे को टच करता है बॉर्डर को, तो उसको डूरंड लाइन कहते हैं। पहले ये क्या होता था, पहले अफगानिस्तान और भारत की सीमा पे मिलती थी। भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ, ये चूँकि भारत का पहला टुकड़ा हुआ, ठीक है। भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ, भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में हुआ। किस रूप में हुआ, म्यांमार के रूप में हुआ, जो उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था। भारत से ये अलग हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया, मैंने एक बार फिर बता देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि ये हमारा है इतिहास, ठीक है। उस समय जो ये पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये जो है क्या कहते हैं हमारा ये हो गया बांग्लादेश। आपको ये है, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। छोटा पाकिस्तान जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, और ये हमारा होता था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था। तो आखिर ये किस बेसिस पे भारत से अलग हुआ, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या अलग थी। जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या अलग थी, उन्होंने भारत से अलग हो गए। तो इन लोगों ने भाई यहाँ पर मुसलमानों की संख्या अलग थी, तो ये पाकिस्तान जो है इन्होंने अपना एक स्वतंत्र कंट्री बना लिया, जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और ये भारत से अलग हो गए। उसी तरीके से उस समय क्या कहते हैं बांग्लादेश जो है, यहाँ से देखिए बांग्लादेश ऐसे कट के भारत से अलग हो गया। उस समय ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आज ये हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और इसमें भी मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है। अब देखिए रेड क्लिफ किसे कहते हैं। रेड क्लिफ भैया एक व्यक्ति था जो भारत में आया। उसने क्या किया, उसे ना भारत के कल्चर के बारे में पता था, ना भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा जानता था कि में कितनी बोलियाँ बोली जाती, कौन कौन से लोग रहते हैं। वो जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करते उसे रेड क्लिफ कहते हैं। अब हम आपको बता दें उसने क्या किया। रेड क्लिफ
उसने भैया आके यहाँ से देखे, ये चूँकि भारत है, यहाँ से उसने जो पुलिस चौकी थी यहाँ से ऐसे 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 पुलिस चौकी को ऐसे 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 करके मिलाया और यहाँ से कैंची लेके ऐसे काट दिया। मान लीजिए भारत का मैप लिया, मैप लेके एक क्या क्या टेबल पे रखा, कहा अच्छा ये अलग करना है। उसने यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचा, ऐसे सारी पुलिस चौकी को मिला के और यहाँ से ऐसे काट दिया। तो ये पश्चिमी क्या कहते हैं पाकिस्तान को अलग कर दिया। और फिर कहा अच्छा इसको भी काटना है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इसको काट दिया, तो ये पूर्वी पाकिस्तान को काट दिया। तो जब उसने ये रेड क्लिफ को डिवाइड किया तो यहाँ पर लिखा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करती थी। तो ऐसा हुआ कि जो कुछ लोग ऐसे थे जिनका आंगन भारत में है, घर पाकिस्तान में हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जिनका घर बांग्लादेश में है और क्या कहते हैं दोबारा भारत में पहुंच गया। तो ऐसी तमाम समस्या है भैया। उनका अपना रहा होता तब तो वो ऐसा सोच समझ के करते, लेकिन चूंकि उनका अपना था नहीं, जैसे मनाया वैसे कर दिए। अब जीरो लाइन किसे कहते हैं? जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश की सीमा को अलग करती है। ऐसी लाइन जो भारत और बांग्लादेश की सीमा को अलग करती है उसे हम जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में उस समय कुल 13 देसी रियासतें थीं। क्या हुआ? पाकिस्तान में उसमें कितने देसी रियासतों का विलय हुआ था? उस समय पाकिस्तान में टोटल 13 देसी रियासतों का विलय हुआ था, ठीक है। मतलब वो भारत में आके मिल गई थी। भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी संख्या 552 थी, ठीक है। भारत को यूनियन बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है बताइए वो कौन से मेंबर थे जिनको भारत को यूनियन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो भारत को यूनियन बनाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई थी, जिसका सहयोग उस समय के IAS VP मेनन और माउंटेन बेटन ने की, ठीक है। उस समय के IAS किसने किया था? VP मेमन और क्या कहते हैं IAS VP मेनन और माउंटेन बेटन ने किया, ठीक है। अब हैदराबाद के बारे में आ जाते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ था? हैदराबाद में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पोलो। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे PM, ये देखे, ये है हैदराबाद। तो उस समय हैदराबाद अपना एक स्वतंत्र राज्य मांग कर रहा था। तो उस समय के जो PM थे हमारे, तो PM क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था? ऑपरेशन पोलो को शुरुआत की थी। उसमें उन्होंने क्या किया था? मिलिट्री को पुलिस के भेष में बनाकर इधर से चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद इनको स्टेट चाहिए थी। आज ये क्या करते हैं, स्टेट ना होकर आज एक छोटे से राज्य में ही सिमट गए, ठीक है। ये हैदराबाद है, तो इनको स्टेट बनना था और नेहरू जी इनको क्या कर दिया, ऐसा बना दिया स्टेट कि ये स्टेट ना होकर आज क्या कहते हैं इस अपने आप की गलती के कारण ही ये आज एक छोटे से शहर में सिमट गए, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो जो था, ठीक है, ऑपरेशन पोलो था। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? इसकी शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने शुरुआत की थी। उन्होंने क्या किया था? हैदराबाद में चारों तरफ से पुलिस को लगा दिया। जो मिलिट्री थे वो पुलिस के भेष में गए हुए थे और उसको घेर के उनको, चूँकि उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग की थी, तो उसको भारत में मिला दिया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था? जूनागढ़ में क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था। क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और प्रजा अधिकांश हिंदू थी। तो क्या करते थे? पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे थे, उनको अपना एक अलग स्टेट बनने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जनमत संग्रह करके भारत को क्या कहते हैं जूनागढ़ को भारत में मिला लिया, ठीक है। अब तीसरी हुई थी JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इसका एसेशन का विलय हुआ था। जो हरि सिंह थे राजा, वो हिंदू थे और अधिकांश प्रजा जो थी मुस्लिम थी। तो 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर जो है इनका भारत में विलय हो गया। क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो है जम्मू और कश्मीर पर अटैक कर दिया। तो वहाँ के जो राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने ये सोचा कि अगर भैया हम पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर हम भारत से अपनी मदद नहीं मांगेंगे तो हमारी भी फैमिली मारे जाएंगे। तो अपनी जान बचा के वो सीधे दौड़ते क्या कहते हैं वहाँ के तत्कालीन PM पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए। तो नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा, देखिए भैया इनका क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या? तो सरदार पटेल कहते नेहरू जी रहने दीजिए, इनको अलग स्टेट बनना था, ये अलग अपना देश बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी, जिसके कारण वो क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का उन्होंने एसेशन किया। उन्होंने मतलब वो पत्र लिखा, उसमें साइन किया कि नहीं हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो नेहरू जी तुरंत क्या कहते हैं सरदार पटेल को ऑर्डर दिया। सरदार पटेल ने वहाँ से तुरंत फोर्स को भेजा जो आके भारत में काफ़ी तेज़ी से लड़े और वहाँ के सैनिकों को भगा दिया।
जिसका कुछ पार्ट आज भी मतलब जो जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पर देखिए इंडियन संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर तो ब्रिटिश प्रोविज़न किसे कहते थे, वह एरिया जहाँ अंग्रेज़ का शासन था, मतलब वह एरिया जहाँ अंग्रेज़ का शासन था उसे हम ब्रिटिश प्रोविज़न कहते थे। प्रिंसली स्टेट किसे कहते थे, वह एरिया जहाँ पर देसी रियासतें थीं उसको हम प्रिंसली स्टेट कहते थे, ठीक है। देसी रियासतों का शासन जहाँ होता था उसे हम प्रिंसली स्टेट कहते थे। कमिश्नरी कहाँ था, वह बड़ा शहर जहाँ पर अंग्रेज़ कब्जा कर रहे थे, ठीक है। वह बड़ा शहर जहाँ पर अंग्रेज़ कब्जा कर रहे थे उसे हम कमिश्नरी कहते हैं। और ये प्रिंस जो देखो प्रोविज़न था वो ए से डिनोट किया गया था, ठीक है। प्रोविज़न ए मतलब वह एरिया जहाँ पर अंग्रेज़ शासन कर रहे थे उसे प्रोविज़न ए के रूप में देखा गया था। और प्रिंसली स्टेट बी जो था वो वह एरिया था जहाँ पर देसी रियासतें जो है वो कब्जा कर रही थी। और जो ये सी थी, ठीक है, सी था वो कमिश्नरी था। कमिश्नरी को दर्शाता था कि वह बड़ा शहर जहाँ पर अंग्रेज कब्जा कर रहे थे, जैसे अजमेर हुआ, भोपाल हुआ। और डी तुम्हारा आपका ये यूटी जो हुआ वो अंडमान एंड निकोबार था। अब देखिए इसके बाद एस के धर आयोग आया था 1948 को, ठीक है। देखिए यस के धर आयोग में क्या हुआ था कि ये इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट थे जज के द्वारा उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कहा था कि जो राज्य है जो राज्य उन्हें भाषा के आधार पे हम क्या करते हैं राज्यों को बांट सकते हैं। लेकिन उसके एस के धर आयोग ने उसका विरोध किया था। और उसका विरोध जो है दूसरी जो समिति आई थी JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए उसकी जो दूसरी वो थी क्या कहते हैं समिति आई थी वो 1948 में आए थे। उसमें जवाहरलाल नेहरू जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, V से होता है वल्लभ भाई पटेल और P से होता है प्रताप सीतारमैया, ठीक है। इन्होंने भी भाषा के आधार पे भी क्या कहते हैं भाषाई राज्यों के आधार पर विरोध किया था, ठीक है। लेकिन उस समय एक आदमी था जिसका नाम क्या था, पेटू श्री रामलू। वो क्या किया 56 दिन तक भूख हड़ताल पे भैया बैठ गया। अब भूख हड़ताल पे बैठने के बाद उसकी मृत्यु हो गई 1952 में। क्योंकि उसने क्या किया था, वो तेलुगु का रहने वाला था, वो क्या कहते हैं तमिल लैंग्वेज का बाइकआउट किया था। वो तमिल लैंग्वेज बोलने से मना किया था कि भैया हम तमिल लैंग्वेज क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए मैप पे ये आंध्र प्रदेश है, वो आंध्र प्रदेश का रहने वाले थे। जो लोग तेलुगु के रहने वाले थे तेलुगु में, तो जो तमिल के रहने वाले थे वो तमिल या कन्नड़ क्या बोलते थे। तो वो क्या किया था तमिल लैंग्वेज को वो क्या किया था बाइकआउट किया था उन्होंने। वो उसका ये मानना था कि हम भैया अपने देश में अपने राज्य बोलेंगे, अपनी भाषा बोलेंगे, ठीक है, अपने राज्य में। तो वो क्या कहते हैं तमिल का सपोर्टर था, ठीक है। वो क्या कहते हैं तमिल को बाइकआउट किया था और तेलुगु का वो सपोर्ट किया था, तेलुगु का सपोर्टर था। लेकिन वो बेचारा क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई कब 1952 में। तो क्या हुआ बहुत ज़्यादा विरोध होगा तो क्या कहते हैं नेहरू जी हार के 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर तमिल को तोड़ दिया, ठीक है। और जब देखे पहला जो फर्स्ट राज्य बना भाषा के आधार पे तेलुगु बना, तो लोग क्या किए बहुत लोगों में और विरोध हो गई। तो लोग क्या किए कि वो सबको अपना जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोली जाती है, या मान लीजिए केरला में कन्नड़ बोली जाती है। तो उन लोगों ने क्या किया सब लोगों ने विरोध कर दिया। तो भैया फिर फजल अली आयोग का गठन हुआ जिसमें 3 सदस्य थे। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1953 में। और इन्होंने रिपोर्ट कब लगाई थी, उन्होंने रिपोर्ट लगाई थी 1956 में। तो उन्होंने 56 में रिपोर्ट दिया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज खान बहादुर सर शहीद फजल अली उस समय थे। उन्होंने कहा था कि भैया राज्यों को भाषा के आधार पर हम अनुमति दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो पंजाब के लोग हैं उनको पंजाबी ही बोलना है। अगर मान लीजिए कुछ पंजाब में हरियाणा के लोग आ गए तो उनको भी रहने की अनुमति है, ठीक है। तो उनका क्या कहना था राज्यों का गठन भाषा के आधार पे हो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु एक राज्य में एक ही भाषा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए जो पंजाब में रहता है पंजाबी बोले और दूसरा कोई मान लो उत्तर प्रदेश से चले गए तो कहेंगे नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम्हारा भाषा नहीं है। तो भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटना चाहिए, मतलब किंतु ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही। उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दो, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक ही भाषा एक राज्य में बोली जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो 7 अमेंडमेंट जो आया था कि 1956 में आया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। फजल अली आयोग द्वारा इनको क्या किया गया भाषाई के आधार पे इन्होंने क्या किया गया इन राज्यों को मतलब भाषाई के आधार पे बना दिया, ठीक है।
अब एक पंजाब में भी एक प्रॉब्लम हुई थी, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट था, ठीक है, यूनियन, जिसको पेप्सू के नाम से जाना जाता था। ये 1966 को शाह आयोग आया था, ठीक है, 1966 को क्या आया था, शाह आयोग आया था। जो जहाँ से क्या हुआ कि हिमालय जो था, जो कि वो पहाड़ी एरिया था, वहाँ से हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया। हिंद से क्या हुआ, काट के हरियाणा को अलग कर दिया गया। पंजाबी से पंजाब को अलग कर दिया, यूटी में चंडीगढ़ को अलग कर देगा। तो वर्तमान में जो जो स्टेट है वो 28 है और जो यूनियन टेरिटरीज है वो 8 है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको अपनी बेस्ट देने की कोशिश की, क्योंकि ये काफ़ी वैसी होती है। तो आप सब लोग क्या करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe this channel and don't forget to press bell icon. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।